हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप राजधानी कोचिंग के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है, स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं, इंगित है कि बीपीएससी के द्वारा जो टीचर एग्ज़ाम के लिए 1 to 5 का जो एग्ज़ाम लिया गया था, टीचर सिलेक्शन के लिए 1 to 5 का जो एग्ज़ाम लिया गया था, जिसका सॉल्यूशन बीपीएससी के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया, उसी से संबंधित सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराने के लिए मेरी और ये कोचिंग के सभी लोग मिलकर, हम सभी टीम मिलकर के हर विषय को बेहतर तरीके से आपके सामने रखें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है 40 उसका बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो सके, बेहतर नींव रखी जा सके और बेहतर जब नींव मजबूत होगी तो उस पर इमारत को निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, किस बेस पर प्रश्न पूछता है, और इसी बेस को आधार बनाकर हम लोग 40 की तैयारी करेंगे ताकि बेहतर रिजल्ट दे सकें। देखिए, मैं आपके सामने 8 पोर्शन अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन 4 विषय से जुड़ा हुआ जो भी सवाल पूछा गया है उसका सरल तार्किक रूप से एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 31 कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होती है। अब पहला बात देखिए, ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ज्वालामुखी से 80% तक वह जलवाष्प और गैस बाहर निकलता है। लावा मैग्मा बाहर निकलता है। पृथ्वी के विवर्तनिक घटना के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब ठोस, द्रव और गैस रूप परिवर्तन करता है तो द्रव्यमान तो सबका एक रहेगा, लेकिन आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो बढ़ा हुआ आयतन यदि पृथ्वी के अंदर वो समाहित नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो पृथ्वी का वह स्थान जो कमज़ोर होता है उसको तोड़ते हुए बाहर निकल आता है, उसे ही बोलते हैं ज्वालामुखी। यदि ज्वालामुखी का विस्फोट ना हो तो जीवन परिकल्पना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी कभी अस्थिर रहेगा ही नहीं। तो जो एक्स्ट्रा जमा होता है वो ऊर्जा बाहर निकल आती है और पृथ्वी अस्थिर रह जाती है। तो ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसे बोलते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी का जो विशाल मुख होता है उसे बोलते हैं कालडेरा। ज्वालामुखी से लावा और मैग्मा, आप देखिए शब्द होता है लावा और शब्द होता है मैग्मा। मैग्मा चट्टान का तरल रूप है और मैग्मा के जम जाने से चट्टान बन जाता है। तो जब मैग्मा अर्थात उस अत्यधिक ऊर्जा से चट्टान फिर लिक्विड रूप में आ जाता है, पिघल जाता है और वो बाहर निकलता है और धरातल पर जब वह पूरी तरह जो है बिछ जाता है तो उसको कहते हैं लावा। तो मैग्मा का फैलाव धरातल पर हो जाना उसे लावा बोला जाता है। तो लावा मैग्मा के रूप में, मैग्मा लावा के रूप में बाहर आ जाता है और अधिकांशतः जो निकलता है तो ज्वालामुखी के मुख से जब अंत में क्या होता है, जब जितनी भी लावा मैग्मा बाहर निकल जाता है, अब देखो आग जब बुझ जाती है उसका लौ समाप्त है तो क्या होता है, धुआं धीरे धीरे फेंकते रहता है। तो ये स्थिति यहाँ है धुआंरे। ज्वालामुखी के जब शांत हो जाता है, ज्वालामुखी की विस्फोट की गतिविधियाँ बंद हो जाती है, तब उससे जो है धुआं और कुछ जलवाष्प बाहर निकलता है। वह उसका अंतिम परिणति है, अर्थात अब वह वहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ थी वो शांत हो चुकी है। तो क्या वो आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धुआंरे। ग्रेसर क्या होता है कि ज्वालामुखी पूरी तरह शांत हो चुकी है। अब वहाँ ज्वालामुखी का जो छिद्र है उसके चारों ओर कहीं न कहीं जल का स्रोत है। तो ज्वालामुखी का जो गर्म क्षेत्र है, अंदर गर्म है और ऊपर से जब पानी उस पर आता है तो गर्मी से कारण पानी जो है सो वाष्प के रूप में ऊपर जो है फव्वारा के रूप में बाहर निकल जाती है, उसी को बोलते हैं ग्रेसर। तो ग्रेसर की घटनाएं तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक चला करता है। जैसे अमेरिका का येलो स्टोन पार्क लगभग हर 62 मिनट
से 65 मिनट पर वहाँ पानी का फव्वारा, गर्म पानी का फव्वारा बाहर निकलता है। तो आंसर हो गया 31 का सी, जो बीपीएससी के द्वारा दिया गया आंसर सही है। अगला कहता है, देखिए क्वेश्चन संख्या 33, बिहार में उग्र कृषक नेता। अब तो कृषक नेता थे, अब उनको उग्र कहिए, उग्र इसलिए कि लगातार जो है सो वो संघर्ष के लिए तैयार थे। यदि जमींदार किसानों का अधिकार को छीनता है, यदि ब्रिटिश हुकूमत किसानों के समस्या का समाधान के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो किसान जो है संघर्ष करेंगे। और वह नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको ज्ञात होगा कि 1929 में वो प्रांतीय किसान सभा, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1936 में उनके नेतृत्व में ही लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी उनके ही नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो बिहार के ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के सबसे प्रभावी किसान नेता में थे, वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और राजकुमार शुक्ल के बारे में आपको ज्ञात होगा, 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण के नील किसानों के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आए थे। 1916 में लखनऊ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिए और अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण के 3 कठिया आंदोलन का नेतृत्व करने आए। इसमें अगला नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तीनों का संबंध बिहार से है। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है 35, किसने कर की नई व्यवस्था के शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? अब देखिए यह विरोध किसने किया, तो जब भी जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो विकल्प के आधार पर हल होगा। अब विकल्प में दे दिया है 1856 के खानदेश की जनजाति, तो 1856 में खानदेश की जनजाति में कोई विद्रोह हुआ ही नहीं। 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था उसका नाम था संथाल विद्रोह। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया? सिंधु और कान्हू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति के पहले गुलाम भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे प्रभावी जो विद्रोह था वो था 1855-56 का संथाल विद्रोह। सिंधु कान्हू के नेतृत्व में संथाल परगना भागलपुर राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में यह विद्रोह किया गया था। तो 1857 क्रांति के यहाँ देखिए इस प्रकार का विकल्प है। 1850 में छोटा नागपुर की जनजाति कोई विद्रोह हुआ ही नहीं। झारखंड में सबसे पहला जो विद्रोह होता है वर्तमान झारखंड में 1831 में कोल विद्रोह, 1899 में मुंडा विद्रोह, 55-56 में संथाल विद्रोह। ये 3 सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रभावी विद्रोह हुआ करता था। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। 37 बंकिम चंद्र चटर्जी कि आनंद मठ से ही आपको ज्ञात है कि आनंद मठ से ही लिया गया था वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। अब जाहिर सी बात है आनंद मठ राष्ट्रीय गान को सबसे पहली बार 1896 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किया गया था रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो जाहिर सी बात है 1896 के पहले ही किताब लिखा जा चुका था। अब विकल्प भी देखिए उसी प्रकार है, खैर यहाँ याद रखना होगा 1882 में ये किताब लिखा गया था। और किताब लिखा गया था 1882 में। कब लिखा गया? तो 1882 में लिखा गया। और किस को बेस बनाकर लिखा गया? तो सबसे पहले जो 1763 से 1800 ईस्वी तक बंगाल बिहार में सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह के आधार पर
सन्यासी विद्रोह के आलोक में इस पुस्तक की रचना की गई थी और नाम था आनंद मठ। चलिए अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, देखिए दो शब्द होता है, अभय के साथ रन, बिना भय के पशु पक्षी वहाँ के स्थानीय जीव जंतु रन कर सके, भ्रमण कर सकें, उसे कहा गया अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सामान्य अवस्था में सबों के लिए होता है, जबकि अभयारण्य के तहत सरकार जो है सबों को प्रवेश से रोक सकती है या उसके लिए प्रवेश शुल्क ले सकती है। राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु के अलावा वहाँ का जो स्थानीय पेड़ पौधा है, अर्थात एक निश्चित जलवायु के अंदर, एक निश्चित वातावरण में जो भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतु, सभी को उसमें संरक्षण दिया जाता है। उसमें सभी को संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान में मूलतः जो है केवल जीव जंतु नहीं, बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप, जो भी वहाँ का स्थानीय प्रजाति है, उस सभी को संरक्षण दिया जाता है। तो क्या होता है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की, एकदम सही उत्तर बीपीएससी द्वारा दिया गया है, वो है 39 का बी। अगला है लॉस एंजल्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? यहाँ भी देखिए बीपीएससी ने सही उत्तर दिया है और वो अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर फिल्म को 5 पुरस्कार। इस फिल्म को जो है 5 पुरस्कार दिया गया, जो कि इस बार सबसे अधिक, एक फिल्म को सबसे अधिक अवार्ड ओपेनहाइमर को 5 पुरस्कार दिया गया, जिसमें इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार इसी फिल्म के अभिनेता को मिला था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार मिला वो था सर्वश्रेष्ठ, वो क्या था, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार भी, अर्थात सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसी फिल्म को प्राप्त हुआ था, ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर को सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसके निर्माता कौन थे? तो क्रिस्टोफर बोलन की ये फिल्म को सबसे अधिक 5 पुरस्कार मिला। बीपीएससी के द्वारा जो उत्तर दी गई पूर्णतः सही है। अगला जो प्रश्न आपका है 43, ग्रीन बीच माध्य समय से भारतीय समय का कितना का अंतर है? चलिए, ग्रीन बीच जो है सो क्या है? ये देखिए, ग्लोब को यदि हम इस रूप में देखें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे ही बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? तो ये लंदन से गुजरती है। ये हुआ 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके दोनों ओर, 0 डिग्री देशांतर के दोनों ओर, अर्थात पूर्व पश्चिम, जो इस प्रकार की वक्र रेखा खींची गई है, उस वक्र रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये हुआ 0, 60, 120 और 180, 60, 120 और 180। 180 अर्थात 360 डिग्री, पूरा देशांतर वृत्त में 360 डिग्री होती है, तो देशांतर में भी 360 डिग्री देशांतर हुआ। एक देशांतर के बराबर होती है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का, या कह सकते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पृथ्वी को घूमने में, सूर्य के निकट आने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट का। तो अब हर देश का एक निश्चित मानक समय होता है। भारत का जो फैलाव है देशांतर में,
तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक भारत का फैलाव है। तो भारत का लगभग बीचों बीच 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय माना गया, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। जबकि लंदन जो है 0 से, इंग्लैंड का हुआ 0 डिग्री, भारत का है 82.5 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर 330 मिनट, अर्थात 5.5 घंटा का समय भारत आगे है, क्योंकि भारत इंग्लैंड से पूरब है। तो सूर्योदय पहले पूरब में होता है, इसलिए भारत का समय आगे, इंग्लैंड का समय पीछे है। यहाँ क्या 5.5 घंटा आगे रहता है। अगला जो है 44 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र के पक्षियों की आधिकारिक प्रजाति किस जंगल। अब देखिए सबसे पहला यह जंगल है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र का जंगल पूछ रहा है। सीधे पूछता जंगली क्षेत्र में प्रजाति, तब उत्तर हो जाता झाड़ी का जंगल। झाड़ी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीव जंतु पाते हैं, लेकिन ये पर्वतीय पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है मैदानी क्षेत्र के जंगल, ये जंगल पूछ रहा है पर्वतीय क्षेत्र का जंगल। तो पर्वतीय क्षेत्र के जंगल में बांज और चीर, ये 2 पेड़ हो सकते हैं। चीर को पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक वृक्ष पाया जाता है, तो होता है चीर का वृक्ष। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है जीव जंतु पशु पक्षी वहाँ ज़्यादा निवास करेंगे। पक्षी पशु पक्षी का प्राकृतिक निवास वृक्ष होता है। भारत में ही पूछा जाए एक वृक्ष जो सबसे अधिक मात्रा में है, तो वो है चीर। पूरे आप हिमालय के क्षेत्र में चले आएँ, देखिए हर जगह चीर का पेड़ मिलेगा। ठीक है, मैदानी भाग में आम लीची कटहल मिलता है, लेकिन वहाँ अधिकांशतः चीर है। एक पेड़ में, एक वृक्ष में सबसे अधिक पेड़ जो है चीर का है। तो बीपीएससी में उत्तर दिया है चीर। अब इसमें बहुत सारे यूट्यूबर पर जो है आपका देखिए कहीं झाड़ी तो कहीं बाँच लगा दिया था, जो बीपीएससी का पूर्णतः सही उत्तर दिया हुआ है, अर्थात उत्तर हो जाएगा ए, चीर का जंगल। चीर का जंगल पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिर अगला है 22 अप्रैल को मनाया जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, क्यों? ताकि ये पृथ्वी हमारा जीवन जीने के लायक हो। जिस प्रकार ग्लोबल ये 22 अप्रैल से मना रहे हैं, 1992 में ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 22 अप्रैल को ही हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, ताकि हमारी यह पृथ्वी जो है जीवन के लायक हो। जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्रकार के प्रदूषण के माध्यम जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है ओजोन परत में जो छिद्र होता जा रहा है, समतापमंडल का ओजोन परत में, तो पृथ्वी धीरे धीरे जो है मानव के प्रतिकूल जीवन का प्रतिकूल बन रहा है। तो पृथ्वी का संरक्षण उसके लिए क्या है, तो वातावरण के संबंधित, ताकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको पूरी तरह सुरक्षित रखें। हम लोग अपनी वर्तमान सुख सुविधा के लिए आने वाले भविष्य को सामने केवल संकट ही उत्पन्न कर रहे हैं। जानते हो बैटल ऑफ इम्फाल जब हुआ था 1944 में, तो एक मृत सैनिक जो अपनी मृत्यु शैया पर था, जीवन से संघर्ष कर रहा था, उसने अपने देशवासियों को जो संदेश दिया था, वो संदेश वहाँ पर आज भी बैटल ऑफ इम्फाल के स्मारक पर लिखा हुआ है। वह कहता है, मेरे देशवासियों, आने वाला भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए मैं आज अपना वर्तमान कुर्बान कर रहा हूँ। और आज ठीक उल्टा है, आज अपने भविष्य के, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भविष्य को हम लोग कुर्बान करते जा रहे हैं। तो यही है पृथ्वी सम्मेलन का मूल थीम, अर्थात सी नंबर बीपीएससी द्वारा जो उत्तर दिया गया वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी? भूकंप को इसे माना गया है, भूकंप को जो है एक तो 3 वर्गीकरण एक मानते हैं। एक को क्या कहते हैं, पी प्रकार का भूकंप, एक को कहते हैं एस प्रकार का भूकंप, एक को कहते हैं एल प्रकार का भूकंप। एल प्रकार का भूकंप जो है ये सबसे विनाशकारी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लार्ज। अब यहाँ पर चूंकि ये PSL करके लिखा नहीं है, एक लिखा है ज्वालामुखीय भूकंप। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होगा, पृथ्वी से बड़ी मात्रा में लावा मैग्मा बाहर निकलेगा, तो स्पष्ट है कि पृथ्वी में कंपन होगी। तो केवल स्थानीय क्षेत्र का कंपन का है,
दूसरा है जो क्या है, भ्रंश मूलक अर्थात पृथ्वी के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रंशन हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक। इसे जो हिंदी में वहाँ लिखा है उसको देखिएगा, अंग्रेजी में लिखा होगा टेक्टोनिक भूकंप। तो टेक्टोनिक भूकंप जो है ये, क्योंकि यहाँ दो प्लेट पृथ्वी माना गया कि पृथ्वी जो है ये 6 बड़े प्लेट और 18 छोटे छोटे प्लेट पर अवस्थित है। तो पृथ्वी का प्लेट जब टकराता है तो पृथ्वी के प्लेट के टकराने जो भूकंप होता है वो पृथ्वी की काफ़ी गहराई में भूकंप होता है। पृथ्वी प्लेट टकराता है और वो सबसे विनाशकारी भूकंप होता है, जिसे टेक्टोनिक भूकंप, और उसे ही कहीं हिंदी में लिखा गया भ्रंश मूलक भूकंप। ये सबसे खतरनाक, सबसे विध्वंसकारी अर्थात 7-8 डिग्री 7-8 रिक्टर स्केल से ऊपर का जो भूकंप होता है, 7 के ऊपर का, वो सभी टेक्टोनिक भूकंप ही हुआ करता है। पृथ्वी के 2 प्लेटों के टकराने से, अर्थात बी उत्तर सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। 1930, 1931 और 1932 में 3 गोल, जिसमें केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उसमें भाग लिए थे। और जब वो भाग लेने के लिए गए तब जो है विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहकर अपमानित भी किया था। भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना एवं महात्मा गांधी के बीच सांप्रदायिकता के विषय पर आपस में सहमति नहीं बन पाने के कारण ये बैठक असफल रहा। तो 1930 में पहला सम्मेलन हुआ। तो पूछता है उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का वायसराय कौन था। अब आप चारों विकल्प को देख लीजिए। 4 जो आपके 3 विकल्प जो है, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, ये पहला यहूदी था जो कि गवर्नर जनरल या वायसराय बना। एकमात्र, पहला ही नहीं कही, एकमात्र यहूदी था लॉर्ड रीडिंग। अब देखिए लॉर्ड लिथगो का शासनकाल क्या है, 1936 से 1943। घटना कब हुई है? 1930 में। ये देखिए 26 में वापस लौट गया और ये 36 में आया ही, तो दोनों विकल्प नहीं होगा। अब तीसरा विकल्प जो आपके सामने है, तीसरा विकल्प है लॉर्ड इरविन। तो ये 1926 से लेकर 1931 तक भारत का वायसराय था, अर्थात उत्तर ये हो जाएगा। ऐसे भी आपको ज्ञात है कि लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ और उसी गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचते हैं। स्पष्ट है कि लॉर्ड इरविन सही उत्तर बीपीएससी द्वारा दिया गया है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल में है। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में अवस्थित है। ये भारत का सबसे अधिक जैव विविधता, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता अर्थात पेड़ पौधे जीव जंतु प्रजाति, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण, पूरे पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और पश्चिमी घाट में भी केरला का शांत घाटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अर्थात भारत में जो जैव विविधता पाया जाता है, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत और हिमालय का क्षेत्र, ये 4 जो है भारत का जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। उसमें केरला का शांत घाटी सबसे अधिक प्रभावी है। और अगला जो क्वेश्चन, अर्थात ये क्वेश्चन जो हो गया ईवीएस का हो गया, जो आपको पढ़ना है ईवीएस, ये शांत घाटी का क्वेश्चन ईवीएस से जुड़ा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय अर्थात जो वर्तमान, एक परंपरागत कुछ शुरू से ही था कि चलिए कोयला का ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते थे,
पेट्रोलियम की खोज हुई तो उसका उद्देश्य था ईंधन के रूप में प्रयोग में लाना। तो कोयला से कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो हो गया, क्या हो गया, परमाणु की जब खोज हुई तो उसका उद्देश्य था ऊर्जा के लिए, ठीक है। बाद में उसका परमाणु बम भी बना। तो वो सब जो अतीत काल से परंपरागत रूप से जिसे हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं अनवीनीकरण। और जो नया इनोवेशन, अब सूर्य में प्रकाश तो मौजूद था, करोड़ों वर्षों से हम लोग सभ्यता संस्कृति से जान रहे हैं कि सूर्य में प्रकाश है, लेकिन सौर प्रकाश से भी बिजली तैयार की जा सकती है। रात्रि के अंधेरे में भी दिन के प्रकाश को प्रयोग में लाया जा सकता है, ये नवीन खोज हुई। वायु की गति से बिजली को तैयार किया जा सकता है, ये नवीन खोज हुई। उससे बिजली बल्ब को तैयार की जा सकती है। तो जो नया सोच, नया इनोवेशन के द्वारा आया। अब यहाँ देखिए विकल्प क्या है, कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम। उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तो हमारी परंपरागत क्षेत्र में इन तीनों से ऊर्जा को हम तैयार करते ही रहे थे। अगला प्रश्न है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे मोहम्मद फजल अली। इसके अन्य मेंबर में कौन थे, के एम फणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये इसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, राज्य पुनर्गठन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, तीनों का नाम यहाँ स्पष्ट है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। इनके सिफारिश पर 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। इसके पूर्व 1953 में ही 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब यहाँ देखिए के.एम. फणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली तीनों लिख दिया है। उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक सदस्य कौन थे, तो के.एम. फणिकर भी थे और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। जब पूर्णतः सही उत्तर बीपीएससी का है। अगला जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित, ये 55 क्वेश्चन संख्या 55, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम जो आपस में एक दूसरे के साथ एक प्रकार के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। विषम गुण वाले, विपरीत गुण वाले, अलग गुण वाले हैं। अब देखो यहाँ क्या है, एक है मुंबई, जो मुंबई क्या है, तो मुंबई आपका महाराष्ट्र की राजधानी है। एक कलकत्ता है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और एक है सहारनपुर उत्तर प्रदेश, जो देवबंद के लिए अर्थात इस्लामिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। बम्बई, ऐसे भी देखो बम्बई जो है वह फिल्म नगरी और भारत में हिंदू मुस्लिम का सबसे सशक्त प्रतिध्वनि वहाँ से उभरती है। कलकत्ता भी जो है वह भारत में पूरी तरह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही वह इतिहास के पन्नों पर याद किया जाता, चाहे बंगाल विभाजन को घटनाक्रम हो या उससे पहले हो। तो अन्य दोनों जो है वह सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, तो सहारनपुर धार्मिक कट्टरता के लिए। जैसे भी देखोगे वह आपका राजधानी के हिसाब से देखिए, सांस्कृतिक विरासत के हिसाब से देखिए, दोनों में उत्तर सहारनपुर ही होगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने दिया है, चलिए फिर करंट अफेयर से है। बिल्किस बानो, जब गुजरात का जो दंगा हुआ था वर्ष 2000 ईस्वी का, गोधरा कांड के बाद, उसमें बिल्किस बानो भी एक थी महिला जिनका पति की हत्या कर दी गई। कांग्रेस की सांसद हुआ करते थी और वो काफ़ी संपत्ति, धन संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अब बिल्किस बानो मुकदमा की थी, तो बिल्किस बानो के साथ हुए अत्याचार में जिन लोगों को सजा दी गई थी चुनाव के समय गुजरात में, उन लोगों को समय से पूर्व रिहा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो ने केस किया।
तो पहला लाइन सही है कि 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी, लाइन सही है। और 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने का आदेश रद्द कर दिया, यह लाइन भी सही है, अर्थात एक से अधिक सही है। देखिए हम करंट अफेयर्स की घटना पूर्णतः सही है। अगला है 18 फरवरी 2024 श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। अब श्रीहरिकोटा का नाम क्या रखा गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, उसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, उसका नाम रखा गया है। कहाँ है ये? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जितना भी उपग्रह का परीक्षण होता है, जितना भी सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है, उसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वो सभी का सभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और युद्धक हथियार के लिए जो मिसाइल वगैरह का परीक्षण होता है वो उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण होता है, जिसका नाम रखा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र। ये मौसम से जुड़ा हुआ है कि मौसम में की तमाम सूचनाएं समय से मिले, वायु दाब क्या है, कहाँ तूफान कहाँ चक्रवात आने की संभावना है, ताकि लोगों को जान माल की क्षति को कम से कम नुकसान हो, उसका प्रबंध किया जा सके। तो मौसम से देखिए हर एक प्रश्न तो BPSC का उत्तर कितना सही है। एक अनावश्यक अफवाह फैलाया जाता है, उत्तर में खामियां हैं, उत्तर में गलतियां हैं, कितना तो सटीकता के साथ तो उत्तर दिया है। अगला कहता है कुछ निर्वाचन क्षेत्र में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न से। चलिए अभी 2016 का है, यकीनन तौर पर ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही दुष्कर हो जाता है कि 2024 में एग्जाम दे रहे हैं और 2016 के उपचुनाव, यदि आम चुनाव रहता तो लोग याद भी रखते हैं। तो उपचुनाव तमिलनाडु में दिया गया, चलिए इसमें उत्तर सही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यकीनन तौर पर विद्यार्थी के लिए कभी कभी बहुत ही, चलिए 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा ही। अगला है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सामान्य अवस्था में कितनी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। आपको पता है कि इस पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो कभी ये सूर्य के निकट तो कभी सूर्य के दूर हो जाती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होता है, जब दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो चुका होता है, जिसे बोलते हैं उपसौर। उसे क्या बोलते हैं? उपसौर, या इसे अंग्रेजी बोलते हैं पेरीहिलियन बोला जाता है। और 4 जुलाई 6 माह के बाद 4 जुलाई को यह सबसे अधिक दूरी अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। इसे बोलते हैं अपसौर, या अंग्रेजी में उसे बोलते हैं एपीहिलियन। तो 3 जनवरी को वह सबसे निकट और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। तो जो निकट होती है अर्थात प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री, उप शब्द होगा तो निकट, अप मतलब दूर, अप मतलब अप से हो गया दूर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होगा, तो अपसौर अर्थात 4, अर्थात कब होगा? अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई, न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी। तो यहाँ पर उपसौर मतलब न्यूनतम, अपसौर मतलब अधिकतम। यहाँ भी देखिए सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न आपका है लंदन में 63 नंबर, लंदन में सर कर्जन बायली की हत्या किसके द्वारा किया गया? कर्जन बिली बायली की हत्या लंदन में कब किया गया? तो 1909 में किया गया। किसने किया? मदन लाल ढींगरा ने किया। कर्जन बिली बायली की हत्या के आरोप में ही मुख्य आरोपी
मुख्य आरोपी के रूप में बीडी सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। बीडी सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी कि साजिशकर्ता यही थे। मदन लाल ढींगरा तो गोली चलाया, कर्जन बिली बायली की 1909 में लंदन में हत्या हुई, लेकिन उसका मुख्य साजिशकर्ता कौन है? तो मुख्य साजिशकर्ता हैं बीडी सावरकर, जिस पर काला पानी की सजा दी गई थी और उन्हें अंडमान निकोबार के सुल्लर जेल में रखा गया। इसलिए देखो वहाँ के जेल का नाम रखा गया है, सावरकर जेल के नाम से जेल का नामकरण किया गया है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन बरगा। ऑपरेशन बरगा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ऑपरेशन बरगा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई। कब हुई? तो 1978 ईस्वी में हुई। ऑपरेशन बरगा के तहत जो बड़े बड़े जमींदार भूस्वामी कृषक थे, जो बटाई पर खेती करते थे, तो बरगा अधिनियम के माध्यम से बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े जमींदार, जो अंग्रेजों के काल से अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी प्रणाली से इनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ हेक्टेयर ज़मीन था, उनके ज़मीन को जो खेती करने वाले थे उन्हें उसके नाम से आवंटित किया गया, ताकि वहाँ जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, उनके नाम से ज़मीन का आवंटन हो। और यही कारण रहा कि साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार 1977 में ज्योति बसु की बनी और बरगा अधिनियम के द्वारा जो वहाँ भूमि का वितरण किया गया, बटाईदारों को जो हक दिया गया, बिना बटाईदार के सहमति के किसान जमीन को भी नहीं बेच सकते थे, ऐसी व्यवस्था की गई, जिसके कारण वहाँ के लंबे समय तक साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में बनी रही। तो बरगा अधिनियम के माध्यम से भूमि के बड़े बड़े भूखंड को छोटे छोटे किसानों के बीच बांटा गया और बटाईदार जो बटाई पर खेती करते थे, तो कृषक के साथ साथ बटाईदार को भी भूमि का एक प्रकार से स्वामित्व दिया गया, ताकि उसका जब मन हो प्रसाद पर्यंत वो किसान के नहीं रहे कि जब मन हो जमीन छीन ले और जब मन हो जमीन उसे दे दे। तो बरगा अधिनियम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार कब लागू हुआ? 1978 में लागू हुआ। किसने लागू किया? तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, मुखिया थे ज्योति बसु। चलिए अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा, चलिए तो ये नहीं। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? अब देखो कहता है कहीं भी आप परीक्षा देते हो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले शिक्षक का विज्ञापन आता है, वैकेंसी आता है, और जब वैकेंसी आता है तब आप विद्यार्थी उसका आवेदन फॉर्म भरते हो, और आवेदन फॉर्म देने के बाद क्या होगा? या तो प्रतियोगिता परीक्षा लेंगे या जो है सो साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार में तो क्या एक प्रकार का परीक्षा होगा। परीक्षा में जब आपका अच्छा बेहतर प्रदर्शन किए तब आपका चयन हो जाएगा कि भाई आपको शिक्षक पद के लिए चयनित की जाती है, और उसके बाद आपको मुख्यमंत्री जो है हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। अर्थात सबसे पहले आवेदन, उसके बाद पहली बार विज्ञापन, उसके बाद आवेदन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद साक्षात्कार अर्थात एग्जाम होगा, उसके बाद चयन होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी अर्थात आंसर सी जो बीपीएससी द्वारा दी गई है। यहाँ भी देखते सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ वो आंसर सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी नहर है? वो है इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान का मरु गंगा, उस नहर को राजस्थान के क्षेत्र में मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नहर कहाँ से निकला? तो सतलज और ब्यास के संगम पर बना हुआ हरिके बांध से यह नहर निकला। 1958 से नहर का निर्माण शुरू हुआ और पूर्णतः 2010 में आकर यह नहर वास्तविक तौर पर पूरा हुआ। एक लंबा समय लगा इस नहर के निर्माण में, और नहर की लंबाई 445 किलोमीटर, तो अकेले ये राजस्थान में है। 445 किलोमीटर अकेले राजस्थान में है, और टोटल ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब से गुजरते हुए जो नहर गई है
टोटल नहर की लंबाई 650 किलोमीटर, टोटल नहर की लंबाई, भारत की सबसे लंबी नहर और सबसे अधिक समय में भी बना। 1958-2005 में पहली बार नहर की पहली शाखा को खोला गया था और 2010 में आकर नहर पूरी तरह जो है पूरा हुआ। इस राजस्थान की गंगमरू गंगा के नाम से भी 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब इस नहर का नाम कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर। तब इसका नाम कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है सेतु समुद्रम जल यात्रा, तो वह सेतु समुद्रम श्रीलंका और भारत के बीच जो राम सेतु उसको तोड़ कर बनाना था, उसे निर्माण की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया गया। चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने है, निम्न राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा एक सही सुब्रत नहीं है? 72 गुंडई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क तमिलनाडु में सही है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में नहीं बल्कि गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा में है और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, अर्थात ए और सी दो सही है। तो एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात आंसर क्या हो गया? डी। यहाँ भी देखिए बीपीएससी का सही उत्तर है ए और डी सही है। गुंडई नेशनल पार्क तमिलनाडु में, बलपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में और भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है ये बिहार में नहीं बल्कि गोवा में है, अर्थात दो उत्तर सही है। यहाँ भी बीपीएससी का उत्तर सही दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? अब देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया कब? दिसंबर 1911 में, तब बंगाल विभाजन को विभाजन जो किया गया था उस विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में 3 घोषणा की गई थी। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाना। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाना। दूसरा, बंगाल को फिर से काट करके बिहार उड़ीसा राज्य का गठन किया जाना। तीसरा, राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को ले जाया जाना। तीनों घोषणाएं 11 में हुई, प्रभावी 12 से हुई। अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने जो विकल्प दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो, तो घटना कब का है? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। अब देखिए लॉर्ड मिंटो का शासन काल है 1905 से लेकर 1910, तो ये विकल्प हो नहीं सकता है। लॉर्ड कर्जन जिसके काल में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन जिसके काल में हुआ, तो ये कब हुआ? देखिए बंगाल विभाजन इसका काल है 1899 से 1905। ये पूछता है रद्द कब हुआ? तो रद्द कब हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो लॉर्ड हार्डिंग का शासन काल है 1910 से 1916। यहाँ भी देखिए बीपीएससी का पूर्णतः सही उत्तर है। तो बीपीएससी के हर प्रश्न जो है बड़ा एक आध को आगे देखेंगे कि कहाँ पर उसने गड़बड़ी किया है, लेकिन सामान्य अवस्था में उत्तर सही है। बहुत सारे विद्यार्थी का ये आरोप था कि भाई बीपीएससी काफ़ी गलत आंसर को सही किया है, लेकिन ऐसा तो अभी तक दिख नहीं रहा है।